आज झारखंड में चंपई राज, आज से चंपई राज होगा क्योंकि न्योता मिल गया है शपथ ग्रहण का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। झारखंड में आज चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण संभव। दोपहर 12 बजे राजभवन में लेंगे शपथ। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। कल देर रात राज्यपाल ने चंपई को दिया न्योता 10 दिन में बहुमत साबित करने का निर्देश। हेमंत सोरेन मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई। तो 10 दिन में बहुमत साबित करने को भी कहा गया है और आज चंपई सोरेन शपथ ले सकते हैं। 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा और इधर हेमंत सोरेन मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई भी है। कल देर रात राज्यपाल ने चंपई को दिया न्योता। रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास, हमारे सहयोगी। रुपेश, न्योता मिल गया, चंपई सोरेन शपथ भी ले लें संभवतः। बहुमत साबित करना कितना मुश्किल या कितना आसान नजर आ रहा है? देखिए, बहुमत साबित करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि 43 विधायकों का समर्थन हासिल है और वो सशरीर हर वक्त उपस्थित रहते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो या फिर सर्किट हाउस हो या फिर एयरपोर्ट हो। हैदराबाद जाने की जब तैयारी हुई उस वक्त भी 43 विधायक हमेशा उनके साथ हैं। और एक वीडियो जो अंदर से भेजा गया सर्किट हाउस से, जिसमें सभी क्लासरूम के अटेंडेंस की तरह 1 2 3 4 43 वहाँ हो रहा है और वो 43 हमेशा साथ हैं। लेकिन चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, उसके बाद से जो 4 विधायक जो नाराज कल्पना सोरेन के नाम पे नाराज थे और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके बाद से कुछ को मंत्री पद मिल जाएगा, कुछ को उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। वो 4 का समर्थन हासिल करना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा क्योंकि शिबू सोरेन वहाँ हैं। तो शिबू सोरेन की एक बड़ी बहू हैं, चमरा लिंडा हैं, लोबिन हेम्ब्रम है, रामदास सोरेन हैं। ये जो 4 विधायक हैं, बहुमत साबित करते वक्त इनका भी समर्थन हासिल हो जाएगा, इसमें भी बहुत कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे मुश्किल ये थी कि राजभवन आखिर सरकार बनाने का न्योता क्यों नहीं दे रहा है। अब इसकी चर्चा होती रांची से लेकर के और दक्षिण के हैदराबाद तक। जाहिर सी बात है राजभवन की तरफ उंगलियां भी उठने लगी थी। लिहाजा आनंद फानन में देर रात 2 लोगों को राजभवन ने आमंत्रित किया। आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और चंपई सोरेन, दोनों वहां गए और सरकार बनाने का न्योता मिला और संभवतः अभी 12 बजे इनका शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। और संवैधानिक संकट, जो एक संकट और इस संकट से ज़्यादा एक असमंजस की स्थिति थी, एक संशय की स्थिति थी। संशय इस बात को लेकर भी कि आखिर कहाँ पर राय लेने बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए हेमंत, रुपेश आप बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। और हेमंत सोरेन की पहली रात होटवार जेल में कटी। जी हां, ये खबर है। ईडी रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। तो हेमंत सोरेन का मामला, एक तरफ चंपई सोरेन शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए हेमंत सोरेन के मामले में आज होनी है सुनवाई। रात उनकी होटवार जेल में कटी। ईडी रिमांड पर आज कोर्ट में होनी है सुनवाई। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। उद्धव गुट ने ईडी और सीबीआई को बीजेपी का मोहरा बताया है। तो सौरभ भारद्वाज को अंदेशा है कि कुछ और बड़े नेताओं को जेल भेजा जाएगा। जयराम रमेश ने भी आरोप लगाया है कि आगे ईडी और सीबीआई का और इस्तेमाल होगा। कोई सरप्राइजिंग नहीं है जिस तरीके से विपक्ष पे एकदम फोकस लगाकर उनके ऊपर अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ईडी, सीबीआई, आईटी के सारे जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार के सामने। ये दुखद है। एक हेमंत बिस्व शर्मा तब कांग्रेस में हुआ करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाती। दूसरे हेमंत सोरेन वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आगे हार नहीं मानी, डरे नहीं, झुके नहीं, लड़ते रहे और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उनको जेल में भेज दिया है। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है और आने वाले दिनों में कई बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जेल में भेजेगी। ऐसा एक माहौल पैदा करें कि देखिए सब लोग ईडी और सीबीआई में फंसे हुए हैं। ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है, रणनीति, और ये बिल्कुल राजनीति के खिलाफ है, लोकतांत्रिक राजनीति के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। पर हम इसके
खिलाफ लड़ेंगे और हम पीछे हटेंगे नहीं, हम डरे नहीं हैं। जो धमकाते हैं वो डरे हुए हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगी और 2024 के चुनाव में वो हारेंगे। जब वो हारेंगे उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जरूर चलाया जाएगा। और विपक्षी नेताओं के बयान हमने आपको सुनाए। अब दिखाते हैं बीजेपी ने कैसे हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोला है। वहां का मुख्यमंत्री गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते आज जान से भाग रहे हैं। जो मुंह छिपाकर दिल्ली से भागे, भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे पाए। आप भ्रष्टाचार करें फिर अपनी जाति का उपयोग करें। भ्रष्टाचार किसी ने भी किया हो उसको जवाब देना चाहिए। 3 मामलों में अभी एक में इनकी पेशी हुई है, बाकी 2 में कई मामले हैं तो एजेंसी वो बताएंगी। बहुत अच्छी टिप्पणी की संजय मयूख ने। भ्रष्टाचार में आपाद मस्तक डूबे हुए हेमंत सोरेन। तो अगर आप भ्रष्टाचार की कहानी करेंगे तो कार्रवाई तो होगी ना। जिस प्रकार से एक लूट मचा रखा है उन्होंने, आज नहीं तो कल ईडी को जो है उनके पीछे आना था और ईडी ने 9 समन उनको भेजे हैं। अगर वो इससे पहले भी कोऑपरेट करते तो शायद मामला इतना नहीं बिगड़ता। मैं तो आज नहीं तो कल हेमंत सोरेन का अंदर जाना तय था और जिस तरह से 9 समन का इन्होंने एक तरह से निरादर किया, ईडी के सामने नहीं पहुंच रहे थे, मेरे ख्याल से इन्होंने स्वयं अपने लिए उलझने बढ़ाई हैं। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी में लगातार दूसरे दिन आज पूजा हुई। तहखाने में आज सुबह की पूजा हुई। तहखाने में 5 बार की आरती का वक्त तय किया गया है। पूजा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने इधर वाराणसी बंद का आह्वान किया है आज के दिन। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में गौरी गणेश की पूजा आरती 31 साल बाद शुरू हुई। श्रद्धालुओं को भी दर्शन पूजन का लाभ मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों की इच्छा पूरी हुई। माता श्रृंगार गौरी के दर्शन की व्यवस्था ऐसे ही जारी रहे। बहुत अच्छा लगा हम लोग तो सोचते हैं कि पूरा खुल जाए और हम लोग जाकर उनको स्पर्श करें माँ का। वो हम लोग अपने बचपन में पूरे माँ का दर्शन करते थे। मास में इन्हीं का दर्शन होता है, 9 गौरी का। अब तो कर पाएंगे आप? अब तो कर पाएंगे। व्यासजी तहखाने में पूजा आरती को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने टाइम टेबल भी जारी किया है। दिन में 5 बार व्यास तहखाने में पूजा आरती होगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पूजा हो रही, पूजा होती रहेगी और मुझे उम्मीद है कि पूजा अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि जो पिछले 31 साल का व्यवधान हुआ है अब उसको तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, पर अब व्यवधान न हो ऐसी हमारी कोशिश होगी। और ज्ञानवापी पर फैसले को लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने पूजा और नमाज दोनों साथ साथ करने की बात की, लेकिन इस मामले में मसाजिद कमेटी ने विरोध में आज वाराणसी बंद का ऐलान किया है। जमीयत उलेमा हिंद के दफ्तर के बाहर मीटिंग के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी बगैर कुछ बताए मीडिया से भागते नजर आए। मीडिया मीटिंग के फैसले को सुनने के लिए पीछे पड़े, लेकिन ओवैसी दौड़कर वो अपनी गाड़ी पर बैठे और कार के दरवाजे बंद कर लिया। मीडिया के सामने हाथ जोड़ लिए। बताया जाता है कि लगभग 4 घंटे चली इस बैठक में कई मुस्लिम संगठनों के लोग शामिल हुए, लेकिन आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देकर सभी लोग कैमरे के सामने मुद्दों पर बोलने से बचते रहे। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष सर्वे पर सवाल तो खड़े कर रहा है, लेकिन साक्ष्य को झुटलाने को लेकर कोई तथ्य नहीं है। बहरहाल 31 साल बाद वाराणसी के ज्ञानवापी की व्यासजी में मंत्रोच्चारण हुआ। भक्तों की आस पूरी हुई। कोर्ट ने एएसआई के 800 से ज्यादा साक्ष्य पेश किए कि विवादित स्थान पर मंदिर था। मस्जिद कमेटी न तो कोर्ट के आदेश मानने को राजी है, न ही उन सैकड़ों साक्ष्यों को जो मंदिर की गवाही दे रहा है। पत्थर बोल रहे हैं मुगल के बर्बर शासक औरंगजेब के जोर जबरदस्ती के किस्से। बहरहाल बंद को देखते हुए वाराणसी में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी नजर रख रहे हैं। और ज्ञानवापी मामले में आज का दिन काफी अहम है। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई भी है। व्यासजी के तहखाने में पूजा अर्चना और दर्शन शुरू होने के बाद भक्त माता के विग्रह का दर्शन कर रहे हैं। इस बीच आज जुम्मे की नमाज है। ऐसे में ज्ञानवापी में बड़ी संख्या में नमाजी आ सकते हैं।
पुलिस भीड़ को देखते हुए अलर्ट है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मुस्लिम से कोई क्लैश नहीं है। उनका जाने का रास्ता सीढ़ी से अलग है और ये जगह जी के सामने इसका रास्ता श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से होकर है। इसमें किसी प्रकार की क्लैश की कोई संभावना नहीं है और सब संयम बना रखी है। पूजा हो रही, पूजा होती रहेगी। इस बीच मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आज वाराणसी बंद करने की अपील की है। आज मुस्लिम बहुल इलाके में बाजार बंद हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 12 बजे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केवियट फाइल करके हाईकोर्ट से अपील की है कि अगर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होती है तो कोर्ट हिंदू पक्ष के तर्कों को भी सुने। एक पक्ष की याचिका पर सीधे आदेश देने के बजाय हिंदू पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। और वही खबर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है। आज इस मामले को लेकर ड्राफ्ट धामी सरकार को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार को यूसीसी विशेषज्ञ समिति उनके आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में ड्राफ्ट सौंपेगी। यूसीसी कानून लागू करने को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जनता से वादा किया था। धामी सरकार इसे पूरा करने में जुटी है। मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन को मंजूरी दे दी गई थी। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। बताया जाता है कि समिति को 2 साल के कार्यालय के दौरान 2,33,000 लिखित सुझाव मिले। 60 बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने करीब 60,000 लोगों से बातचीत की, जिसके बाद मसौदा तैयार किया गया है। इस बीच खबर यह है कि यूसीसी पर विधेयक पारित करने के लिए 5 फरवरी से उत्तराखंड राज्य विधानसभा का 4 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश करने से पहले मसौदे पर राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा भी की जाएगी। और वहीं यूसीसी लागू करने को लेकर राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकता गिनाई है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। 31 जनवरी को उत्तराखंड के 18वें मुख्य सचिव के रूप में पद ग्रहण करने वाली पहली महिला मुख्य सचिव राधा रितुड़ी ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। महिला मुख्य सचिव बनाए जाने को उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान बताया। रितुड़ी ने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड की सभी बहनों को समानता का अधिकार मिलेगा। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, जमीन और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक विधानसभा सत्र के दौरान इसे पास करना बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार का कहना है कि उनका सौभाग्य है कि वो इस काम को उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं। बेलचा लगाने वाला, मजदूरी करने वाला, पान बीड़ी बेचने वाला, पटरी पर रेडी पर काम करने वाला, उससे कमेंट पूछिए। उसको आज आभास हो गया कि उनका एक वोट उनकी तकदीर बदल सकता है, उनके बच्चों के भविष्य को बदल सकता है। इसलिए कोई भी अगर कोई बात मोदी जी के बारे में कहता है वो मानने को तैयार नहीं है। इधर कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के विवादास्पद बयान पर सियासत गर्म हो गई है। उनके बयान से कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु ग्रामीण के सांसद डीके सुरेश ने दावा किया कि दक्षिणी राज्यों से लिया जाने वाला टैक्स उत्तर भारत को दिया जा रहा है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि दक्षिण भारत के साथ अन्याय हो रहा है। जो पैसे दक्षिण तक पहुंचने चाहिए था उससे उत्तर भारत में बांटा जा रहा है। अगर इस अन्याय को दूर नहीं किया गया तो दक्षिण राज्य एक अलग देश बनाने की मांग करने के लिए मजबूर होगा। सुरेश ने ये भी कहा कि दक्षिण भारत पर हर मामले में हिंदी थोपी जा रही है। अगर केंद्र कर्नाटक को उसके हिस्से का पैसा दे दे तो ये काफी होगा। डीके सुरेश के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। डिवाइडिंग द कंट्री, कंस्पायरिंग टू डिवाइड द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, रीजनैलिटीज इज नथिंग न्यू फॉर द कांग्रेस पार्टी। अलगाववाद के आरोप के बाद अपने भाई के बचाव में उतरे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने केवल जनता की राय व्यक्त की है। देश को धर्म, भाषा और क्षेत्रीयताओं के आधार पर विभाजित करना कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। इधर पी चिदंबरम ने भी कहा कि सुरेश के बयान से पार्टी का कोई सरोकार नहीं है।
इधर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार से ईडी ने कल लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ लगी रही। 8 घंटे तक ईडी के सवालों का सामना करने के बाद रोहित जैसे ही बाहर निकले, समर्थकों ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रात 9 बजे के बाद कार्यालय से बाहर निकले समर्थकों की भीड़ को देखते हुए ईडी कार्यालय के बाहर काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। आपको बता दें कि पिछले 10 दिन में ये दूसरी बार है जब रोहित पवार से ईडी ने पूछताछ की है। इससे पहले 24 जनवरी को भी उनसे पूछताछ की गई थी। ईडी ऑफिसला पोहोचलो, फाईल आणि कागदपत्र तिथं दिल्यानंतर त्यांनी काही प्रश्न विचारले। बरेच प्रश्न होते, त्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचं काम मी तिथं केलेलं आहे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2019 में सामने आया था, जिसे लेकर इस साल 5 जनवरी को ईडी ने रोहित की कंपनी बारामती एग्रो की बारामती, पुणे और औरंगाबाद परिसर पर तलाशी की थी। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। बीजेपी मुख्यालय पर केजरीवाल और भगवंत मान का प्रदर्शन, पुलिस ने नहीं दी है प्रदर्शन की इजाजत। डीडीयू रोड पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है और चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन होगा। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली के आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर करीब 1000 दिल्ली पुलिस और पहला मिलिट्री फोर्स को तैनात किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान सड़क बाधित कर सकते हैं। ऐसे में नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के आसपास भारी जाम लग सकता है। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली है कि दिल्ली के कई इलाकों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ पंजाब के भी कार्यकर्ता पहुँचे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। दिल्ली के 3 और जिलों से भी दिल्ली पुलिस के स्टाफ को बुलाया जा रहा है। 10 से ज्यादा एसीपी और कई डीएसपी रैंक के ऑफिसर तैनात रहेंगे। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की 8 कंपनियां भी बुलाई गई हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धोखेबाजी को लेकर बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। पुलिस को आशंका है कि इस दौरान दोनों दलों में झड़प हो सकती है। दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर मुस्तैद है। यातायात को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से अन्य मार्ग पर डाइवर्ट किया जा सकता है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की है। दिल्ली आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आपको सिंघू बॉर्डर से पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर खड़े हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर 250 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। आप देखेंगे कि जो भी गाड़ियां ये हरियाणा और पंजाब की तरफ से आ रही है उनको चेक किया जा रहा है। दरअसल पुलिस को शक है कि किसान और पंजाब के तमाम लोग प्राइवेट गाड़ियों में, ट्रैक्टर में चढ़ करके दिल्ली में आ सकते हैं। उन्हीं को रोकने के लिए यहाँ पर सुरक्षा के ये खास इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरीके से पंजाब और हरियाणा से लोग आकर के दिल्ली में बवाल न करें इस प्रदर्शन के दौरान, इसी चीज को ध्यान में रख करके सुरक्षा कड़ी गई। आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं एक एक गाड़ी पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं कोई किसान या फिर पंजाब के लोग जो प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर नहीं जा रहे हैं। इसी चीज को देखा जा रहा है और इसी वजह से जो लंबा जाम भी यहाँ पर लगा हुआ है। दूसरी तरफ 4 लेयर की ये बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए इस तरीके से 4 लेयर बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ हर बैरिकेड पर दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। आला अधिकारी यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं और पूरी तरीके से नजर रखे जा रहे हैं कि अगर कोई जबरदस्ती बॉर्डर के अंदर दिल्ली में घुसने की कोशिश करता है तो उसको यहीं पर रोका जाए। यानी कि सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी है। बाकायदा यहाँ पर पुलिस ने बूथ भी बना दिया है और जो आला अधिकारी इलाके के डीसीपी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद। आप देखेंगे कि फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती और इसीलिए इस तरीके से आगे जो 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है कि किसी भी कीमत पर जबरदस्ती किसी को भी दिल्ली की सीमा के अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है। डीसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो खुद
यहाँ पर मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर पर, और किसी भी शख्स को जबरदस्ती इस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने देने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को खासतौर से सिंगू बॉर्डर पर कड़ा कर दिया गया। ये हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति में येलो अलर्ट के बाद कल तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी इलाकों में इन दिनों बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। लाहौल स्पीति की यह तस्वीर है, जहां भारी बर्फबारी के बाद तापमान काफी नीचे गिर गया है। लिहाजा स्कूल कॉलेज को 3 फरवरी तक बंद कर दिया गया। इस बीच बर्फबारी अब भी जारी। इधर शिमला में तेज बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। नवार वैली में इन दिनों काफी बर्फबारी हुई। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक गयी। मनाली के देवदार में पेड़ के टूटने से गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। इस बीच बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। बर्फबारी से प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे समेत 411 सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है। बिजली की सेवा पर भी बुरा असर पड़ा है। हालांकि चंबा में ताजा बर्फबारी से सुस्त पड़े होटल व्यवसाय को भी काफी राहत मिली है। पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। काफी टाइम बाद हम ऐसे स्नोफॉल देख रहे हैं, तो बहुत एंजॉय किया हमने। मजा आ रहा है। हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमने बर्फ देखनी। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी है। कंटिन्यू हम यही प्रे कर रहे थे कि इंद्रदेव कभी तो हम पे तरस खाएं, और देखिए हमारा जो है सब्र का फल मीठा होता है। कश्मीर घाटी से लेकर लेह लद्दाख तक इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। आपको दिखाते हैं वहां क्या हालात है, इससे जुड़े एक रिपोर्ट। जहां तक नजर जाएगी जमीन और पेड़ पौधे के दर्शन नहीं होंगे। बर्फ ही बर्फ जमी है हर जगह। पुलवामा की ये तस्वीरें हैं, जहां बर्फबारी के बाद यातायात पर बुरा असर पड़ा है। कई सड़कें बंद हो गई। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरों के लिए ट्रेन ही एकमात्र रास्ता बचा है। बर्फबारी के समय ट्रेन की वजह से ही लोगों की जीविका चलती है। ट्रेन की सेवा बेहतर होने से बर्फबारी के बाद भी लोग खुश हैं। बहुत फायदा है। गवर्नमेंट ने अच्छा सिस्टम करके रखा हुआ है ट्रेन का, तो अगर हमें उड़ी तक ये कनेक्ट हो जाएगा तो हमें बहुत फायदा रहेगा। तो ट्रेन में किस तरह की सुविधा है? आराम मिलता है? बहुत आराम सर, बहुत आराम। तो क्या कहेंगे आप, ट्रेन कामयाब है कश्मीर में? सर बहुत कामयाब है। धन्यवाद है मोदी जी का, धन्यवाद है सर। इधर लद्दाख के लेह की बात करें तो यहाँ इन दिनों द्रास विंटर कार्निवाल शुरू हो गया है। बर्फबारी के बीच जश्न फतेह 2024 का लोग आनंद ले रहे हैं। माइनस में तापमान और विपरीत परिस्थितियों के बीच सीमा पर तैनात जवान इन दिनों बर्फ के मैदान पर हॉकी खेल रहे हैं। और भाई आगे बढ़ते हैं, फटाफट खबरों को देखते हैं। देश दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में आज दूसरे दिन शुरू हुई पूजा। श्रद्धालुओं ने तहखाने में विराजमान विग्रह के किए दर्शन। व्यास जी तहखाने में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर 24 घंटे में 5 बार होगी पूजा। मंदिर प्रशासन ने तहखाने में पूजा के लिए पुजारी नियुक्त किए। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने आज वाराणसी बंद का किया ऐलान। ज्ञानवापी परिसर में दोपहर 1:30 बजे से होगी जुमे की नमाज। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। व्यास जी तहखाने में विराजमान विग्रह के दर्शन के लिए आज बढ़ सकती है श्रद्धालुओं की भीड़। गुरुवार शाम से विग्रह के जारी हैं दर्शन। व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने पूजा रोकने के लिए दी है याचिका। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में कैविएट पिटीशन दाखिल कर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने की मांग की है। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, व्यास जी तहखाने में पहले भी पूजा होती थी। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि बिना किसी लिखित आदेश के 1993 में व्यास जी तहखाने में पूजा रोक दी गई थी, जो गलत था। ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों की दिल्ली में हुई अहम बैठक। जमीयत उलेमा, जमात इस्लामी और AIMPLB के सदस्यों ने चर्चा की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी पर साधा निशाना। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी में बदल गई है। चंपई सोरेन आज झारखंड के नए सीएम पद की शपथ लेंगे। रांची में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का भेजा न्योता। 10 दिन में चंपई सोरेन को साबित करना होगा बहुमत। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जमीन घोटाले में ईडी ने किया है गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच हेमंत सोरेन की याचिका पर सुबह 10:30 बजे करेगी सुनवाई। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और बेला M त्रिवेदी की स्पेशल बेंच हेमंत सोरेन की याचिका पर करेगी सुनवाई। कोटवार जेल में बंद हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड पर आ जाएगा फैसला। ईडी ने PMLA कोर्ट से हेमंत सोरेन की 10 दिन की मांगी है रिमांड।
जमीन घोटाले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। पीएमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। झारखंड में सियासी हलचल के बीच आज रांची में बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक में राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। रांची से हैदराबाद नहीं जा सके महागठबंधन के विधायक, खराब मौसम की वजह से विधायकों को ले जाने वाली फ्लाइट हुई कैंसिल। महागठबंधन के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की थी तैयारी। बेगमपेट में विधायकों के ठहरने की गई थी व्यवस्था। प्रियंका गांधी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार का प्रतिबंधित संगठनों से हेमंत सोरेन वसूलते थे पैसे। 4000 से ज्यादा अवैध खनन के मामले सामने आए। झारखंड के सियासी घटनाक्रम पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी हर राज्य में धनादेश के दम पर जनादेश को कुचल रही है। घातक हाईटेक ड्रोन से लैस होगी भारतीय सेना। अमेरिका ने करीब $4 बिलियन के MQ-9B ड्रोन की डील को मंजूरी दी है। MQ-9B ड्रोन की डिलीवरी पर बोले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर, जल्द ही भारत सरकार के साथ करेंगे बातचीत। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने की भारत के बजट की सराहना, कहा मील का पत्थर साबित होगी बजट में घोषित योजनाएं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने अंतरिम बजट को जिम्मेदार बताया, कहा भारत के निरंतर आर्थिक विकास पर केंद्रित है बजट। ओहियो में मृत पाया गया भारतीय मूल का छात्र श्रेयस रेड्डी। अमेरिका में एक सप्ताह के भीतर तीसरी घटना, दूतावास ने जताया घटना पर शोक। मालदीव में भारतीय सैन्य कर्मियों की मौजूदगी का मामला, आज दिल्ली में दूसरी कोर ग्रुप की बैठक करेगा मालदीव प्रतिनिधिमंडल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा, आतंकवादी समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अलकायदा और दूसरे आतंकी समूहों से मिल रहा सहयोग। सीएम धामी को आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी। सुबह 11 बजे यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। यूसीसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसी सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू करेंगे। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की, जिसे आज सीएम धामी को सौंपा जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यह सिर्फ प्रचार के लिए लाया जा रहा है, यूसीसी राज्यवार लागू नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने पीएम मोदी को कल्की धाम समारोह का दिया निमंत्रण। 19 फरवरी को कल्की धाम का शिलान्यास समारोह। पीएम मोदी ने आचार्य प्रमोद कृष्णन का निमंत्रण किया स्वीकार, लिखा आस्था और भक्ति से जुड़े पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात। पीएम मोदी आज दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शामिल भागीदारों को करेंगे संबोधित। भारत मंडपम में कल तक चलेगा एक्सपो। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में 50 देशों की 800 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। आज बंगाल से झारखंड में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी दोपहर 3 बजे झारखंड के पाकुड़ पहुंचेंगे। राहुल गांधी कल झारखंड के गोड्डा में शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में आज ईडी ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए किया तलब। शराब घोटाले में अब तक 5 बार समन जारी कर चुकी है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों के विरोध में आम आदमी पार्टी आज करेगी विरोध प्रदर्शन। बीजेपी पर मेयर चुनाव में धांधली का है आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट। डीडीयू मार्ग पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 1000 से ज्यादा जवान किए गए तैनात। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन की नहीं मिली इजाजत। सूत्रों से खबर, पुलिस ने प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने संगठन का किया विस्तार। बीके कौशिक, जयपाल शर्मा, मनीष यादव समेत 6 नेता प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा कि केंद्र दक्षिण के राज्यों से पैसे लेकर उत्तर के राज्यों को दे रही है। अगर ऐसा ही अन्याय होता रहा तो हम अलग देश मांगने को मजबूर होंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कर्नाटक के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कहा कर्नाटक के साथ केंद्र सरकार कर रही सौतेला व्यवहार। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा कर्नाटक भारत में ही है, ये ना भूले केंद्र सरकार। हम सवाल करते हैं तो हमें कहा जाता है अलगाववादी। कांग्रेस ने डीके सुरेश के बयान से किया किनारा। कहा डीके सुरेश का बयान कांग्रेस का बयान नहीं, हम अलग देश की मांग का समर्थन नहीं करते। डीके सुरेश की अलग देश की मांग पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है पूरा देश एक है, हम सबको एकजुट रहना चाहिए। डीके सुरेश के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। का धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश को बांटना कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। संसद के बजट सत्र को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की होगी बैठक। बैठक में रणनीति पर होगी चर्चा। पाकिस्तान के कश्मीर एकजुटता दिवस का लंदन में विरोध। 5 फरवरी को पाकिस्तान उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी यूके पीएनपी। आम चुनाव से पहले इमरान खान की पार्टी के खिलाफ कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पीटीआई के 39 कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में नवाज शरीफ ने पीटीआई सरकार पर हमला बोला। कहा इमरान खान ने अपनी सरकार बचाने के लिए देश की अखंडता पर हमला किया। पाकिस्तान में जबरन गायब किए जाने के विरोध में सड़क पर उतरे पीड़ित परिवार। रिहाई को लेकर
तुर्बत कराची मुख्य मार्ग को जैम किया। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों की शिकायतों पर बातचीत कैंसिल। प्रांतीय मंत्रियों के अनुपस्थित रहने पर पूरी नहीं हो सकी बातचीत। बलूचों को मिला पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का साथ। प्रदर्शनों में शामिल हुए बाबा जान और ताहिरा तौकीर। साइमा वाजेद ने संभाला WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक का कार्यभार। पद पर आसीन होने वाली पहली बांग्लादेशी है वाजेद। नेपाल के इकलौते अरबपति के भाई अरुण चौधरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप। इजरायल के तटीय मैदान और तेल अवीव में बाढ़ की आशंका। बारिश के कारण पिछले 24 घंटों में 15 सेंटीमीटर बढ़ा गैलीली सागर का जलस्तर। कई मार्ग बंद। द इंडिया आर्ट फेयर में भाग लेंगे कोरियाई कलाकार। प्रदर्शनी बूथ में विश्व प्रसिद्ध कलाकार लीली की 3 कृतियां प्रदर्शित होंगी। ईडी ने सहकारी बैंक घोटाले में शरद पवार के पोते रोहित पवार से पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 8 फरवरी को भी होगी पूछताछ। पूछताछ के बाद रोहित पवार का बयान का 8 फरवरी को एजेंसी ने फिर बुलाया और बाकी दस्तावेज भी लाने को कहा है। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह नहीं हो रही है खत्म। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में नहीं पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र होगा शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत। 5 फरवरी को यूपी सरकार बजट पेश करेगी। बजट सत्र में बीजेपी के सभी विधायक रामनामी पट्टा पहनकर आएंगे। सभी विधायकों से कहा गया माहौल राममय बना रहे। पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन के बाद केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। नियामक संस्थाओं को नष्ट कर रही मोदी सरकार। केरल के कोझिकोड में भगवा रंग से देश का नक्शा बनाने के विरोध में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सरकार ने एमओयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर जताई है आपत्ति। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का जवान घायल। इलाज के लिए घायल जवान को रायपुर किया गया रेफर। आईजीआई एयरपोर्ट पर 82 करोड़ की हेरोइन के साथ विदेशी महिला तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 5 किलो ड्रग्स की गई बरामद। हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा में पैसों के विवाद पर 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट में 6 से ज्यादा टोलकर्मी घायल। बजट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। कहा वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए तेजी से हो रहा काम। हवाई हमलों में मारे गए 3 शवों को नज्जर अस्पताल लाया गया। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, मरने वालों की संख्या 27,000 से ज्यादा हुई। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने जारी किया वीडियो। नौसेना के समुद्री ड्रोन से रूसी जहाज को ब्लैक सी में डुबाने का किया दावा। यूक्रेन का रूसी सैन्य काफिले पर ड्रोन से भीषण हमला। जोरदार धमाके के साथ तहस नहस हो गए रूसी टैंक और सैन्य वाहन। नाटो देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन का रूस पर भीषण हमला। यूक्रेन के ऑपरेशनल कमांड वेस्ट में तोपखाने से रूसी होवित्जर को तबाह किया। यूक्रेनी प्रादेशिक रक्षा बल ने रूसी सैन्य वाहन को निशाना बनाया। यूक्रेनी ब्रिगेड ने ड्रोन से रूसी सैन्य वाहन को तबाह किया। पूर्वोत्तर चीन के जियाइन काउंटी में बर्फ ही बर्फ। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। पर्यटकों ने बर्फ की बनाई मूर्तियां। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद गिराने पर हाईकोर्ट ने डीडीए से मांगा जवाब। 1 हफ्ते के अंदर डीडीए को करना होगा जवाब दाखिल। उत्तराखंड में भीषण ठंड की वजह से आज कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में काजू के बागान में काम कर रहे किसानों पर भालुओं ने किया हमला। घायल किसानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमपी के जबलपुर में लोकायुक्त ने पुलिस इंस्पेक्टर को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर से 40,000 रुपए बरामद। तेलंगाना में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के खिलाफ ऑटो ड्राइवरों का प्रदर्शन जारी। सरकार के फैसले से नाराज ऑटो ड्राइवर ने ऑटो में लगाई आग। भारतीय मजदूर संघ ने अंतरिम बजट का स्वागत किया। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हुई घोषणा की सराहना की। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी को देखते हुए कल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। लद्दाख में द्रास विंटर कार्निवल जश्न फतेह की शुरुआत। कार्निवल का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं, सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देना। जश्न फतेह में द्रास ब्रिगेड के कमांडर समेत सेना के कई अधिकारी हुए शामिल। पहले दिन आइस हॉकी और तीरंदाजी के मुकाबले हुए। हिमाचल के कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी की वजह से कार के ऊपर गिरा पेड़। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के नेवार घाटी में भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ की चादर। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पुलिस ने 5 करोड़ कैश के साथ 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और इस बीच एक अहम खबर मुंबई से। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट की धमकी। ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज। मुंबई में 6 जगह बम प्लांट करने का दावा। ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप मैसेज। सिटी पुलिस और एटीएस को जानकारी दी गई। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। तो देखिए, मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। सीरियल ब्लास्ट की यहां धमकी मिली है। ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी दी गई है। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक साथ मुंबई के 6 जगहों पर धमाका करने की यह धमकी दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन
पर व्हाट्सएप मैसेज आया है। सिटी पुलिस और एटीएस को इस बाबत जानकारी दी गई है। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। तो बहुत बड़ी खबर है, मुंबई से सीरियल ब्लास्ट की धमकी मिली है। मुंबई में 6 जगह बॉम्ब प्लांट करने का दावा किया जा रहा है। जानकारी यह है कि ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज आया है हेल्पलाइन नंबर पर। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच भारतीय रेलवे का एक नया वीडियो सामने आया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह शानदार वीडियो जारी किया है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह वीडियो जारी किया है। बर्फबारी के बीच कितना सुंदर लग रहा है ये पूरा दृश्य। भारतीय रेलवे की शानदार तस्वीर देखने को मिली है कि एक तरफ जहां जबरदस्त बर्फबारी जम्मू कश्मीर में हो रही है, तो वहीं बारामूला से बनिहाल स्टेशन के बीच ये ट्रेन भी यात्रियों के लिए कैसे सफर कर रही है और ये दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। ये वीडियो रेल मंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किया है। बारामूला की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आप। एक तरफ बनिहाल सेक्शन में बर्फबारी के बीच दौड़ती ट्रेन और दूसरी तरफ गुलमर्ग में बिछी बर्फ की इस चादर का ड्रोन वीडियो।